नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉर्पोरेट जगत का पीएम कहा जाता है। विकास की बात करने वाले मोदी हालांकि इस मुद्दे पर कभी कुछ खुलकर नहीं बोलते, लेकिन विरोधियों ने इसे हमेशा एक मुद्दा बनाया है। मौका है नीता अंबानी के जन्मदिन का, जश्न है बनारस में। ऐसे में ये मुद्दा तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा, दोस्ताना पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरकार की पीठ पर कॉर्पोरेट जगत का हाथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उद्योगपतियों और नेताओं का याराना बहुत पुराना है। कभी इंदिरा गांधी की बैठकों का अहम हिस्सा होते थे धीरू भाई अंबानी। कहते हैं धीरू भाई के बिना सलाह के कोई वित्त मंत्री तक नहीं बनता था। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती थी यदि पीठ पीएम की नहीं होती। पीठ पर हाथ होने का मतलब पूरी तरह बस में होना होता है, और जब 125 करोड़ के नुमाइंदों की पीठ पर किसी उद्योगपति का हाथ जाए तो बात तो बड़ी हो ही जाती है। इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे वाले उद्योगपति अनिल अंबानी का हाथ पीएम की पीठ पर दिख रहा है। वैसे तो यह बहुत सामान्य सी घटना है, लेकिन यह सामान्य सी घटना तब बहुत असामान्य संकेत देने लगती है जब मिलने वाला कोई व्यक्ति और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री हो। उस देश का प्रधानमंत्री जिसके 125 करोड़ लोगों के एक कदम चलने से देश 125 साल आगे चले जाने का विश्वास जताता हो। लेकिन जो नजारा दिखा उससे ये लगा कि 125 करोड़ लोगों का सर्वोच्च प्रशासनिक व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री है, उस प्रशासनिक व्यक्ति की पीठ पर एक सर्वोच्च उद्योगपति का हाथ पहुंच सकता है। ये न सिर्फ व्यवहारिक तौर पर बल्कि प्रोटोकॉल के लिहाज से भी ये मुकेश अंबानी द्वारा प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान है। मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री मोदी से जहां मिले वह सार्वजनिक स्थल था, उनकी निजी बैठक नहीं, जहां कि वे प्रधानमंत्री मोदी से अपने निजी रिश्तों को इस तरह सार्वजनिक करने लगते मानो वे प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ी हैसियत रखते हों। याद कीजिए मनमोहन सिंह का अमेरिका दौरा। उस मुलाकात के दौरान भी बराक ओबामा ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की पीठ पर हाथ रख दिया था। बराक ओबामा की इस हरकत का कूटनीतिक दुनिया ने कई अर्थ निकाला था। दो बराबरी के देशों के शीर्ष अगर आपस में मिल रहे हों तो गर्मजोशी से हाथ मिलाने, गले मिलने जैसे शिष्टाचार तो निभाए जाते हैं, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की पीठ पर हाथ रख दे, उसकी अगवानी को कूटनीतिक दुनिया बहुत ही दूसरे नजरों से देखती है। अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करता है तो वह ये संदेश देता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। इससे पहले अंबानी और उनकी पत्नी नीता को वाराणसी की याद नहीं आई थी। अब वे अपना जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंच रहे हैं, जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी पर पहले भी मुकेश अंबानी से करीबी होने के आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम रहती है कि मुकेश अंबानी मोदी के बहुत करीबी और शुभचिंतक हैं। आमतौर पर अंबानी परिवार को अब तक कांग्रेस का करीबी माना जाता रहा है, लेकिन बदली परिस्थितियों में अंबानी परिवार की सोनिया गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी से नजदीकी नजर आती है। चुनाव के दौरान केजरीवाल ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि मोदी को अंबानी और अदानी चुनाव में मदद कर रहे हैं। वहीं अंबानी के अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी के व्यवहार से साबित हो गया कि आरोप महज आरोप भर नहीं है। मुकेश अंबानी के नरेंद्र मोदी के निजी और प्रगाढ़ रिश्ते हैं। शायद इसलिए कुछ वक्त पहले मुकेश अंबानी की पत्नी नीता और बेटा
पीएम मोदी से मिलने उनके आवास तक जा पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री का देश के पूंजीपतियों से कोई रिश्ता ही नहीं रहे, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन रिश्ता ऐसा हो कि कोई पूंजीपति पीएम की पीठ पर सार्वजनिक रूप से हाथ धर दे, यह सोच पाना थोड़ा मुश्किल और असहज है। अभी भी लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले पूंजीवादी उपकरणों की गिरफ्त बहुत कमजोर है। अभी भी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में पूंजीपतियों के लिए लॉबिंग करने वाले लोगों को लॉबिस्ट कहने की बजाय दलाल कहकर ही परिभाषित किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि व्यवस्था की शुद्धता में हमारी श्रद्धा बरकरार है। प्रधानमंत्री का पूरा जीवन सार्वजनिक होता है, गहरी नींद में भी वह प्रधानमंत्री ही होता है। इसलिए यह तर्क बेमानी होगा। अपनी छवि को लेकर लगातार सजग रहने वाले पीएम शायद अपने तर्क से इसे उचित ठहरा दें, लेकिन यहाँ सवाल व्यक्ति का नहीं, देश की गरिमा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी जुड़े हैं और के न्यूज़ के संपादक और पूरी चर्चा को दिशा देने के लिए डॉक्टर अभिरंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अभिरंजन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। हालांकि ये बहुत आम बात है किसी की पीठ पर हाथ रखना, लेकिन देश के पीएम की पीठ पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति का हाथ होना कितना अहम है? पीठ पर हाथ होना एक किस्म का दोस्ताना जताता और बताता है जी। एक मित्र दूसरे मित्र की पीठ पर हाथ रख सकता है, एक सीनियर अपने से जूनियर की पीठ पर हाथ रख सकता है जी। ऑफिस में कोई बॉस हो तो अपने जूनियर कर्मचारी की पीठ पर हाथ रख सकता है, पिता जो है पुत्र की पीठ पर हाथ रख सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पीठ पर हाथ रख सकता है, एक बुजुर्ग आदमी समाज का जो है एक नौजवान की पीठ पर हाथ रख सकता है। जो पीठ पर हाथ रखने का जो प्रोटोकॉल है, जो पीठ पर हाथ रखने का अपना एक संदेश है, वो संदेश ये है, अभी तक जो समाज में व्यवस्था है और हम लोग जो मानते रहे हैं, वो पीठ पर हाथ आप या तो अपने से बराबर के व्यक्ति की पीठ पर हाथ रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि मित्र की पीठ पर हाथ रखा जा सकता है। दूसरा यह है कि आप अपने से जूनियर व्यक्ति की पीठ पर हाथ रख सकते हैं आप। तो ये चीज है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की पीठ पर अपवाद स्वरूप यह होता है कि आप गंभीर शोक में डूबे हुए हैं और सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना आपको देने की जरूरत है, आप बीमार हैं, आपको सहारा देने की जरूरत है। ये अपवाद की स्थितियां होती हैं जहां पर एक जूनियर भी जो है अपने से सीनियर की पीठ पर हाथ रख के उसको सहारा दे सकता है, उसको पीठ पर हाथ रखकर गले से लगाकर उसको सांत्वना दे सकता है। लेकिन जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं उसमें मैंने आपसे कहा कि पिता पुत्र की पीठ पर हाथ रख सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पीठ पर हाथ रख सकता है, बुजुर्ग जो है नौजवान की पीठ पर हाथ रख सकता है, एक सीनियर जूनियर की पीठ पर हाथ रख सकता है। लेकिन एक जूनियर जो है सीनियर की पीठ पे हाथ नहीं रख सकता, छोटा भाई बड़े भाई की पीठ पे हाथ नहीं रख सकता, बेटा बाप की पीठ पर हाथ नहीं रख सकता है, एक नौजवान बूढ़े आदमी की पीठ पर हाथ नहीं रख सकता है। इसी तरह से देश का एक उद्योगपति, एक पूंजीपति प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ नहीं रख सकता है जी। जो पीठ पर हाथ रखने के मायने हैं, जो एक प्रोटोकॉल है, मैं उसके तहत ये चीज कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध कितने अनौपचारिक हैं कि एक सार्वजनिक स्थल पर एक प्रधानमंत्री और एक उद्योगपति अपने संबंध को इस तरह से जताते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी का हाथ मुकेश अंबानी की पीठ पर होता तो शायद इस तस्वीर के उतने मायने नहीं बनते कि ठीक है प्रधानमंत्री एक भारत का प्रधानमंत्री है, वो अपने देश के पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का हौसला बढ़ा रहा है, वो अभी मेक इन इंडिया के लिए निकला है, वो अभी स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए निकला है, वो अभी स्वच्छ भारत के लिए निकला हुआ है, वो गंगा को साफ करने के लिए निकला हुआ है, वो देश में तरक्की की नई इबारत लिखने के लिए निकला हुआ है। तो वो अपने देश के पूंजीपति, व्यवसायी, एक उद्योगपति, एक कारोबारी की पीठ पर हाथ रख रहा है। इसका मतलब वो उसको हौसला दे रहा है और उससे सहयोग मांग रहा है। लेकिन एक पूंजीपति प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखे, प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों का नेता होता है। प्रधानमंत्री हमारे लोकतंत्र में
सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सर्वोपरि व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के आन बान शान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र की इज्जत है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक तस्वीर थोड़ी सी मेरे जैसे सोचने वाले लोगों को एम्बैरेस करने वाली तस्वीर है। बाकी ये बात जरूर है, मुकेश अंबानी आज की तारीख में एक पावरफुल व्यक्ति हैं, जो फोर्ब्स पत्रिका है, दुनिया की काफी प्रतिष्ठित मशहूर पत्रिका है, अमेरिका से निकलती है और काफी उसकी दुनिया भर में एक अपनी जगह है। उस पत्रिका ने 2013 के अपने सर्वे में और संस्करण में इनको, मुकेश अंबानी को दुनिया का 37वां सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति बताया था। तो 2013 से 2014 के नवंबर तक हालात काफी बदल चुके हैं। अगर 2013 में वो 37वें सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, जबकि भारत में कमजोर सरकार थी कथित तौर पर, और भाजपा के मित्रों की नजर में भी, और जो एक जनता के बीच में परसेप्शन था उसकी नजर में भी, और जो दुनिया का परसेप्शन था। आपको याद होगा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका में मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताया गया और तमाम चीजें। तो इस तरह का जब परसेप्शन भारत की सरकार के बारे में हो, भारत के बारे में हो, वैसे वक्त में भी उनको दुनिया का 37वां सबसे ताकतवर व्यक्ति माना फोर्ब्स पत्रिका ने। तो आज ये तस्वीर देखने के बाद तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के चंद सबसे ताकतवर लोगों में आ गए हैं। और संभवतः ये तस्वीर तो बताती है कि नरेंद्र मोदी को भी उन्हीं से ताकत मिली हुई है। आज जो नरेंद्र मोदी की ताकत के बारे में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है इस तस्वीर को देख उसके पीछे हाथ कहीं न कहीं। तो अगर मुकेश अंबानी की एक पूंजीपति, एक सफल व्यवसायी के रूप में उनकी ताकत अगर भारत की सरकार को मिलती है, भारत की जनता को मिलती है, भारत के उद्योग जगत को मिलती है, भारत की तरक्की के रास्ते में जो हमें अभी चलना है लंबा, अगर उस सफर में मिलती है वो ताकत, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की पीठ पर उद्योगपति का हाथ है और ये इसकी क्या क्या कीमत लेगा। तो मुझे लगता है कि सोचने की बात होगी। अभी कांग्रेस की सरकार आलोचनाओं के केंद्र में थी, जो गैस की प्राइसिंग का मुद्दा था। तो गैस की प्राइसिंग का मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने आते ही अंबानी जैसा चाहते थे, ठीक है, $8 प्रति बैरल गैस के दाम नहीं किए उन्होंने, लेकिन $5.61 तो कर ही दिया। और एक चीज इसमें गंभीर बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलायंस इंडिया जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, मुकेश अंबानी की सारी कंपनियां जो हैं वो भारत की कंपनियां हैं। वो गैस निकाल रहे हैं भारत के समुद्र में, वो गैस बेच रहे हैं भारत के अंदर, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग फिक्स की जाती है वो डॉलर में की जाती है। कायदे से आपको रुपये में करना चाहिए। आपको कायदे से, जब भारत की कंपनी है, भारत में गैस निकाल रही है, भारत में बेच रही है, तो उसकी कीमत रुपये में हो सकती है। लेकिन ये चतुराई होती है सरकार और पूंजीपति के बीच में। इस बारीक चतुराई को भारत की जनता पता नहीं कितना समझ पाती है, नहीं समझ पाती है। लेकिन आपको पता है कि डॉलर के दाम जो है लगातार बढ़ते जाते हैं, लगातार महंगा होता जाता है डॉलर रुपये की तुलना में। 91 में 17 रुपये में $1 आ जाता था, आज 61 रुपये में, 61 रुपीज में $1 आ रहा है। तो होगा क्या कि $5.61 जो अभी प्राइस इसके फिक्स किए गए, इसके बावजूद जो है बिना कीमत बढ़ाए हुए पूंजीपति को जैसे जैसे रुपये का मूल्यन होता है और डॉलर का मूल्य बढ़ता है, पूंजीपति का फायदा, मुनाफा अपने आप बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें भी देखने की बात है। ये सारी चीजें होती हैं तो चलो यहां तक भी ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि हम 5 स्टार होटलों में मीटिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हवाई यात्राएं जो है उस तरह की नहीं होंगी, बड़े बड़े जो बहुत गैर जरूरी मीटिंगें हैं उनको टाल देने की बात उन्होंने कही। बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। लेकिन कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इतना महंगा उन्होंने जो है, एक राज्य सरकार, एक अल्पमत की सरकार को शपथ दिलाने के लिए इतना महंगा आयोजन सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से कराया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। जब इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देते हैं और इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है तो मन में संदेह पैदा होता है। आप कॉस्ट कटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ वानखेड़े स्टेडियम में इतना महंगा आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगले 1 साल के लिए हम कोई नया पोस्ट, कोई सरकार में, केंद्र सरकार में कोई नौकरी नहीं देंगे, नई नौकरी नहीं देंगे। अभी कॉस्ट कटिंग के नाम पर इन्होंने ये भी मेजर्स लिए हैं कि अगले 1 साल तक इन्होंने फैसला किया है
कि हम केंद्र सरकार की नौकरी में कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, 1 साल तक कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, और 1 साल से ज्यादा समय से जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो खाली पद हैं, उनको भी अब नहीं भरेंगे। तो आप ये देखिए कि एक सरकार जो बेरोजगारी के सवाल पर आती है, भ्रष्टाचार के सवाल पर आती है, काला धन के सवाल पर आती है, नौजवानों के वोट से चुनी जाती है, वो नौजवानों को नौकरी देने से इनकार करती है। वो कहती है कि सरकार की आखिर प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक इस तरह के समाजवादी लोकतंत्र में क्या होती है सरकार की जिम्मेदारियां? अगर वो नौकरी नहीं दे सकती तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, तो जी फिर तो ये सरकार नहीं है ना, ये लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है, फिर जी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कहती है कि भाई हम अभी घाटे में, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम 1 साल तक नौकरी नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और जब ऐसे परिदृश्य में हम लोग ये चीजें देखते हैं तो मन में संदेह पैदा होता है। इस चीज को लिंक करिए, अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री अंबानी जी के कार्यक्रम में थे, आज अंबानी जी जो है प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में है जी, और ये सारी चीजें आपस में मिलती जुलती कहीं ना हैं। कहीं ये बताता है कि ये कितना बड़ा, या तो ये दोस्ताना है या फिर ये नेक्सस है। जी, अब देश की जनता को फैसला करना है कि ये क्या है, और ये समय बताएगा। इनफैक्ट देश की जनता भी तभी सब फैसला देख रही कर है, पाएगी सब जब समझ समय बीतेगा और पता चलेगा कि ये दोस्ताना था या एक नेक्सस था। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, महेंद्र पाल जी। जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी महेंद्र जी, बताइए क्या कहेंगे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है महेंद्र जी, अपने टीवी की वॉल्यूम धीमी कीजिए और बताइए। बैठा हुआ। हेलो, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, क्या जब एक पीएम की पीठ पर मुकेश अंबानी ने हाथ रखा, कोई बड़ी बात नहीं है क्या? इसमें इतना हो हल्ला क्यों मचाया जाए? नहीं, देखिए तुलिका जी, ये घटना तो बड़ी अपने आप में दिखाई दे रही है। अगर आज आप इस पर बैठ करके बहस कर रहे हैं, हमारे संपादक जी भी इस पर बातचीत कर रहे थे, अगर एक रिश्ता होता और रिश्ते की परिभाषा इन्होंने बताई है पूरी, मैं उसमें सहमत हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय कोई व्यक्ति नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस देश के 125 करोड़ लोगों का उनके साथ शक्ति लगी है, और एक देश का एक लोकतंत्र है जिसका अपना दुनिया के अंदर एक महत्व है। और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसके साथ इस तरीके की आचरण की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं तो मन में एक शंका पैदा होती है, और लगता है कि वो जो पद है उसका कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। उनके क्या संबंध है, निजी संबंध है, उनको मैं उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम उनके शपथ ग्रहण से लेकर के अब तक जो देश के सामने आए हैं, और उसमें एक परिवार की जो भूमिका दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र मणि गोरखपुर से। जी शैलेंद्र जी, बताइए क्या कहेंगे। जी मैडम, सबसे पहले तो श्री मुकेश अंबानी जी का प्रधानमंत्री के पीठ पर हाथ रखना एक अशोभनीय कृत्य है। यदि मुकेश अंबानी का निजी संबंध है तो घर के 4 दीवारियों के भीतर पे उसे दर्शाना चाहिए जी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि करता है जी। तो इसके लिए मुकेश अंबानी जी को थोड़ा सा अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी जी देश के उद्यमी हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी से उम्र में भी कम है, तो इनको कम से कम पद और गरिमा का थोड़ा उन्हें लिहाज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। तुलिका, इसमें देखो एक महत्वपूर्ण बात है, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं अभी अपने चैनल पर, जिसमें बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, कंधे पर हाथ रखा हुआ है और गले मिल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये तस्वीर, इस तस्वीर में कोई बुराई नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि एक बराबर का आदमी या तो एक सीनियर जो है अपनी जूनियर की पीठ पर इस तरह से हाथ रख सकता है, इस तरह से उसके कंधे पर हाथ रख सकता है, या एक बराबर का आदमी रख सकता है। तो प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा था, तो प्रोटोकॉल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी हैसियत बराबर है, वो मित्रवत हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे अपने अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो ठीक है, उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। अगर बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह की पीठ पर हाथ रख दिया, या ये जो नरेंद्र मोदी हैं वो ओबामा की पीठ पर हाथ रख देते हैं, तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर नरेंद्र मोदी बराक ओबामा की पीठ पर हाथ रख देंगे तो हो सकता है बराक ओबामा बुरा मान जाए, क्योंकि बराक ओबामा और अमेरिका अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग और देश समझते होंगे। उनको लगता होगा कि एक तीसरी दुनिया का
एक विकासशील देश का जो पीएम है, एक गंदगी वाले देश का पीएम, एक सपेरे वाले देश का पीएम हमारे कंधे पर, हमारी पीठ पर कैसे हाथ रख सकता है? हो सकता है उनको बुरा लग जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस तस्वीर में बुराई नहीं, इस तस्वीर में प्रॉब्लम है। अगर मोदी ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मोदी का हाथ अंबानी की पीठ पे होता तो मैं कहता कि चलो ये एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने देश के उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, नई नई सरकार अभी इन्होंने बनाई है, बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीर उल्टी दिखाई दे जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से जी। बताइए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या कहेंगे? आप तक आवाज पहुंची है हमारी? हेलो जी, बताइए क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ, सुरेश जी। बताइए। हाँ मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके मोदी जी यहाँ पे बहुत, आपके टीवी भी दिखाता हो कि मोदी जी यहाँ बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे जीरो अभी चल रहा है सब कुछ जी। और यहाँ पे जो आज विजिट हुआ था मिस्टर मुकेश अंबानी का, वो मुझे लगता है कि ये अंबानी जी की जो विजिट थी वो ऐसा था कि उनके जो करोड़ों अरबों रुपए आए हैं वो केवल देखने आए थे कि उनके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। और चलिए रुपेश, सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रुपेश कानपुर से जी। रुपेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे? रुपेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम धीमी कीजिए, बताइए क्या कहेंगे? तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज पहुंच रही है, लेकिन हमारे दर्शक जो है, चूंकि एक तकनीकी, साधारण सी तकनीकी चीज को नहीं समझ पाते हैं, कि वो अपने टीवी की आवाज तेज रखते हैं और साथ ही फोन पर जुड़ना चाहते हैं। तो होता ये है कि हम जो यहाँ से बोल रहे हैं वो आप तक जो है, आपके टीवी सेट के माध्यम से आप तक जो है 15-20 सेकंड के बाद पहुंचता है। तो ये जो 15-20 सेकंड का गैप आ जाता है वो हमको आपसे संवाद करने, स्थापित करने नहीं देता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सारे दर्शकों से अपील है कि जब भी आप हमसे फोन पर जुड़ते हैं तो उससे पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है जरूर कम कीजिए, उसको म्यूट करिए, तभी आप फोन पर बातचीत कर पाएंगे, तभी आप हमारी एक्चुअल आवाज का एक्चुअल टाइम में आप जवाब दे पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। टीवी से सुनेंगे तो आप 20 सेकंड देर से सुनेंगे और बात नहीं हो पाएगी। संवाद स्थापित करेंगे। बरेली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद सलीस जी। मोहम्मद जी, बताइए, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा आज भी मुद्दा उठाया है जी। सवाल ये है कि ये जो मुद्दा चल रहा है, चलना ही चाहिए टीवी पे, लेकिन इसमें कुछ इतनी इसको वैल्यू दी नहीं जानी चाहिए जी। कि ये खास इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो हाथ खुल के आया है ना स्पीड पे, ये हाथ पहले का है, पहले पर्दे के पीछे था, अब पर्दे के सामने खुल के आया है। मोदी की पीठ पे हाथ, इस केजरीवाल और भी लोग हमेशा ठीक। हाँ। चलिए सलीस जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इसमें एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, फिर शैलेंद्र जी उसको कंक्लूड कर देंगे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी एक विजनरी व्यक्ति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। उनके विजन से और उनकी जो सोच है वो चमत्कृत करने वाली है। वो इस वक्त कम से कम जो भारत में मौजूद राजनेता हैं वो सारे उनकी तुलना में बौने दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति इस तरह की राजनीतिक चालें चलते हैं कि उनकी चालों के आगे किसी भी दूसरे नेता के पास जवाब नहीं है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि अभी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे लंबा चुनाव प्रचार चल रहा है। एक ऐसा चुनाव प्रचार चल रहा है जो 5 साल तक चलता रहेगा। ये 2019 का चुनाव प्रचार चल रहा है। अगर आप मेरा विश्लेषण सुनेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री बने मोदी, उसी दिन से उन्होंने 2019 का चुनाव प्रचार शुरू किया। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि 2019 में मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, और वहां से शुरू होता है। और लगातार आप देखते हैं कि हर रोज वो एक न एक कोई ऐसा इवेंट करते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बटोरे, जो टीवी स्क्रीन के माध्यम से, अखबारों के पन्नों के माध्यम से जनता में यह मैसेज दे कि देश में सब कुछ जो है बिल्कुल बदल चुका है और बिल्कुल क्रांति होने वाली है, आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा नेता हमारे बीच में आ गया है जो देश का कायाकल्प कर देगा, हम लोगों की जिंदगी को बदल देगा। रोज कुछ करता है नया देश के लिए। किसी दिन झाड़ू चल रही है, किसी दिन जो है दौड़ आयोजित की जा रही है, किसी दिन बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, किसी दिन चाय पर चर्चा हो रही है, किसी दिन जो है अमेरिका में सभा हो रही है, किसी दिन जो है चीन के प्रधानमंत्री को झूले पर झुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें
होती हैं, किसी दिन अमेरिका, किसी दिन जापान में बांसुरी बजाई जा रही है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं वो इतने चतुर राजनेता हैं कि उनको पता है कि किस तरीके से हम मीडिया को लगातार जो है अपने वश में रखेंगे, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखेंगे, जनता में किस तरह से हम चर्चा का विषय बनेंगे। अभी आप देखिए कि उन्होंने इस वक्त ऐसा माहौल बना रखा है कि हिंदुस्तान के जितने भी सारे बड़े नाम हैं, बड़े स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, सब के सब उनके इस जिसको मैं दुनिया का सबसे लंबा और 5 साल लंबा चुनाव प्रचार मान रहा हूं, सबके सब उनके चुनाव प्रचार में शामिल है। मुकेश अंबानी भी झाड़ू लगाते हैं, अमिताभ बच्चन झाड़ू लगाते हैं, सचिन तेंदुलकर झाड़ू लगाते हैं, सब लोग देखिए झाड़ू लगा रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। तो ये जो अभी बनारस में आज आप देख रहे हैं कि अंबानी जी अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गए, ये भी मोदी के उसी विजन के तहत है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी को रात में सपना आ गया होगा और किसी दिन उन्होंने सोच लिया होगा कि बाबा विश्वनाथ ने बुला लिया है मुझे, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, तो मैं जाके गंगा आरती में शामिल हो जाऊं और अपनी बीवी का बर्थडे वहां पर मना लूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारा कुछ जो है जो नरेंद्र मोदी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, जो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, तो उसके तहत है। लेकिन अगर ये चीज जो गंगा स्वच्छता का उनका मिशन है, अगर उस मिशन के तहत है, तो अगर उस मिशन के तहत है तो भी बात समझ में आती है। लेकिन वो मिशन कितना आगे बढ़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। गंगा की स्वच्छता के लिए जो इन्होंने प्लान परोसा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्लान के जरिए 100 साल में गंगा साफ नहीं होगी। तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं मोदी, या जो कहते हैं कि हम इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है एक जलमार्ग बना देंगे, हम गंगा की सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए दे देंगे, तो ये सारी चीजें हैं। वो अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है, बनारस की जनता कह रही है कि विकास का धेले भर का काम नहीं हो रहा है। अभी बनारस से किसी मित्र ने फोन किया था। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कहीं शिगुफों तक सीमित नहीं रह जाएं। इनको कहीं से जमीन पर आना चाहिए, कहीं पर गंगा की सफाई में दिखाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बहुत देखने की जरूरत होगी। ये दोस्ताना अगर सरकार का और पूंजीपतियों का दोस्ताना अगर गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की तरक्की के लिए है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर सरकार और पूंजीपतियों का ये एक दोस्ताना गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के खिलाफ एक नेक्सस बन जाता है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जी, यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। जब केजरीवाल ने एक FIR दर्ज करवाई थी जिसमें कि रिलायंस का भी नाम था, लेकिन जब सत्ता पर नरेंद्र मोदी आए तो वो FIR रद्द कर दी गई और जो जांच थी उसको भी बंद करवा दिया गया। फिलहाल एक और मुद्दा हमारे साथ आज के इस पूरे आज का मुद्दा में जुड़ा हुआ है। क्या आंदोलन और खून खराबे के बाद सरकार किसानों की मांग मानने की अब आदी हो चुकी है, या फिर किसान दमनकारी नीतियों के सामने घुटने टेक देते हैं? आजकल प्रदेश में कुछ ऐसे ही हालात भी बने हुए हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर किसान जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें बदले में मिलती है लाठी गोली। ये हैं यूपी के गोलियां खाते अन्नदाता। देखिए ब्रेक के बाद।